हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुभम राव और आप सभी का स्वागत है स्टडी विथ एन आई यूट्यूब चैनल पे। मैं खुद एक एन हूँ और मैं एन रायपुर से बीटेक हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो चलिए हम लोग बिना किसी टाइम वेस्ट के चालू करते हैं आपके मुद्दे की बात। और आज का जो टॉपिक, जैसे कि मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में बताया था कि हम लोग जो है वो बेसिकली कुछ टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। पहला टॉपिक है उसमें से आपका इस पेपर के दावापत्ती लगाने योग्य प्रश्न और उनका स्रोत। ठीक है, मैं सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करूँगा और ये 100% ऑथेंटिक सोर्स होंगे जो कि वेरियस बुक्स से ले गए हैं। कहाँ से ले गए हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, पहली चीज़ तो आपकी ये हो गई। सेकंड चीज़, इस पेपर से आपको क्या सीखना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा और किस हिसाब से जो है वो आप आगे की तैयारी और स्ट्रैटेजी प्लान कर सकते हैं। ठीक है, इसमें मैं ज़्यादा कोई आपको ज्ञान नहीं बांटूंगा क्योंकि मेरा पेपर भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं गया, बट फ्यू थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर जो कि मैं अपने अनुभव के आधार पे आपको बताऊंगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, जो कि आपका आगामी फूड इंस्पेक्टर का पेपर होने वाला है, उसमें आपने काफ़ी लोगों ने पूछा था कि सर कहाँ से पढ़ें। जो मेरे वेरियस फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, बहुत जगह से जो स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, अप्रॉक्सीमेटली हमारी जो स्ट्रेंथ है लगभग 10,000 स्टूडेंट के आसपास हो गई है। हो सकता है उसमें से कई सारे कॉमन भी हो, लेकिन बट 10,000 के आसपास की स्ट्रेंथ है सभी ग्रुप में मिला के। तो वो क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, इस पे भी मैं बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं बांटने वाला हूँ। बस मैं आपको ब्रीफ में एक बता दूंगा, आप उसको ले लीजिएगा। उसमें से आपको जो काम की चीज़ें लगती है आप उसको फॉलो करिएगा। ठीक है, और एक आखिरी चीज़, हम लोग एट लास्ट डिस्कस करेंगे कि मेंस का एग्ज़ाम आपको प्रिपेयर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, और कट ऑफ पे तो मैं बिल्कुल चर्चा नहीं करने वाला, बट फिर भी आपको मैं बताना चाहूँगा कि मेंस का एग्ज़ाम आपको प्रिपेयर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और क्या 3 महीने में मेंस प्रिपेयर किया जा सकता है। तो इस पे हम लोग चर्चा करेंगे और एट लास्ट में आपको बता दूंगा अगर आपको मुझसे पढ़ना है तो आप मुझसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वैसे स्क्रीन पे नंबर जो चल रहा होगा उससे आप कांटेक्ट करके कोर्सेज़ की जानकारी ले सकते हैं जो मैं प्रोवाइड करता हूँ अपने स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो सबसे पहले आपके मुद्दे की बात करते हैं। इस पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन जो थे वो दावापत्ती लगाने योग्य थे और उनका स्रोत कहाँ पर है। ठीक है, पहली चीज़ तो मैं आपको बताऊँ कि पेपर का लेवल जो था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था और स्टैंडर्ड का पेपर था। ठीक है, अब गलती ये क्या है कि हम लोग जो है बहुत ज़्यादा सतही नॉलेज लेने की कोशिश करते हैं और उससे चीज़ें को ग्रैब करने की कोशिश करते हैं, जो कि शायद आपको नहीं करना चाहिए और वो किसी को भी नहीं करना चाहिए। अगर CGPSC का इसी प्रकार का इतना क्या कहना चाहिए स्टैंडर्ड का लेवल रहा तो। ठीक है, लेकिन मैं आपको फिर भी बता देता हूँ कि इसमें से जो दावापत्ती लगाने योग्य प्रश्न थे 1 बाय 1 करके। सबसे पहला जो आपका दावापत्ती लगाने वाला योग्य प्रश्न था, मेरे को मिल नहीं रहा है, एक बार देख लेता हूँ। हाँ, ये रहा। पहला प्रश्न जो मेरे को दिखाई में आ रहा है वो है आपके समाचार पत्र और उनके संपादक के बारे में। तो ये क्वेश्चन जो है वो दावापत्ती लगाने योग्य है क्योंकि इसमें जो है सूर्योदय का संपादक कन्हैयालाल वर्मा को लिया गया है, जो कि गलत है। इनका एक्चुअल नाम था कन्हैयालाल शर्मा और इसका स्रोत जो है वो आपको मिलेगा हिंदी ग्रंथ एकेडमी की पुस्तक में। ठीक है, अगर आपको सोर्स नहीं मिलता है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ में मेरा टेलीग्राम का लिंक होगा। लिंक में क्लिक करेंगे तो मैंने सारे सोर्स वहाँ पे डाले हैं और सारे के सारे जो सोर्स है वो पूरी तरीके से ऑथेंटिक है और उसमें मैंने लिखा भी, मेंशन भी किया है कि ये कहाँ से मैंने लिया है। ठीक है, तो आप जो है वहाँ से डाउनलोड करके दावापत्ती लगा सकते हैं इसके लिए। तो आपका ये जो मेरा क्वेश्चन है वो 84 नंबर का क्वेश्चन है आपका सेट सी में। ठीक है, तो आप इसके लिए जो है वो दावापत्ती लगाएं और 100% लगाएं। और ये मेरे ख्याल से इसका आंसर चेंज होना चाहिए यार। अब वर्मा और शर्मा में डिफरेंस होता है, ये थोड़ा सा माना चाहिए इनको। देखते हैं CGPSC क्या लेता है इसका आंसर एट फाइनल। वैसे मेरे ख्याल से बहुत कम संभावना है कि जो है अमेंडमेंट मॉडल आंसर जारी करेगा, क्योंकि हाल ही में जो एग्ज़ाम हुआ था SCS का, स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज का, उसमें जो है आपका अमेंडमेंट मॉडल आंसर जारी नहीं किया गया था। तो अमेंडमेंट मॉडल आंसर आने की संभावना बहुत कम है। ठीक है, ना के बराबर कह सकते हो। आपको सीधा रिजल्ट थमा दिया जाएगा और आपको पता नहीं चलेगा कि आपके कितने नंबर है। एट लास्ट जब मेंस हो जाएगा, रिज़ल्ट आ जाएगा, उसके बाद जो है प्रीलिम्स का आपका मार्क्स आएगा, तब आपको शायद पता चले कि आपका कितने नंबर आए थे। नेक्स्ट चीज़ जो है 97 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें लिखा है धान की किस किस्म को 2021 में भौगोलिक संकेतक या फिर GI टैग प्रदान किया गया है।
तो इसका आंसर जो है वो CGPSC ने जीरा फुल लिया है। देखिए मैंने काफ़ी जगह इसको ये बारे में रिसर्च किया, और जो सबसे पहले जो मुझे सोर्स मिला वो गवर्नमेंट की एक ऑफिशियल वेबसाइट में जो है GI टैग के बारे में जो भी इनपुट रहते हैं कि किस फसल को कब जो है वो GI टैग दिया जाता है, प्लस उसकी करंट स्टेटस अभी क्या है, वो सारी चीज़ें वहाँ पे मिलती है। उससे रिलेटेड मैंने जो है लिंक ऑलरेडी पोस्ट किया हुआ है। इसके अलावा जो उसमें स्टेटस था, तो इसमें जो बहुत सारे लोग डिबेट कर रहे थे कि नगरी दुबराज चावल जो है उसको अभी हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया था, और इसका ऑप्शन जो है B सही होना चाहिए। मैं आपको एक बात बता दूं नगरी दुबराज चावल के बारे में। पहली चीज़ तो इसमें नगरी दुबराज जो है ऑप्शन में दिया ही नहीं है, ठीक है, ये एक गलती हो गई यहाँ पर। सेकंड चीज़, कुछ लोग बोल रहे थे कि इसका जो इंग्लिश वर्जन है उसमें 2021 मेंशन ही नहीं किया है, ठीक है, ये भी बिल्कुल ज़रूरी चीज़ है। लेकिन CGPSC जब नोटिफिकेशन निकालता है, या फिर आपको इसमें बुकलेट के पीछे दिया है कि नहीं दिया, नहीं दिया है इसमें, लेकिन CGPSC जो है वो लिखता ज़रूर है कि आप जो ये पेपर होता है वो बेसिकली हिंदी सेंट्रिक पेपर होता है। तो जैसे कि मान लीजिए बहुत सारे टेक्निकल एग्जाम के पेपर होते हैं, उसमें जो है वो इंग्लिश सेंट्रिक पेपर होता है, मतलब इंग्लिश वालों को जो है वो प्राथमिकता दी जाती है, जबकि CGPSC का जो पेपर है उसमें हिंदी मीडियम वालों को जो है प्राथमिकता दी जाती है। और इसमें लिखा भी रहता है, जैसे कि आपका 7th नंबर का पॉइंट जो है स्टार्टिंग वाले पेज में आप उसको पढ़ सकते हैं कि प्रश्नों के हिंदी अथवा अंग्रेजी प्रारूप में किसी तरीके के मुद्रण त्रुटि, वर्तनी संबंधित त्रुटि अथवा अन्य त्रुटि होने पर विवाद की स्थिति में हिंदी भाषा में छपे शब्द या वाक्य को आधार माना जाएगा। ये पूरी तरीके से मेंशन्ड है। तो प्लीज़ मेरे ख्याल से जो है उन्होंने सही काम किया, आपको हिंदी पढ़ना चाहिए था। ये आपसे हो सकता है गलती हुई हो, लेकिन मेरे ख्याल से इसको मेंशन भी करना चाहिए। हालांकि वैसे मेंशन तो माइनस मार्किंग को भी करना चाहिए, बट नहीं किया इन्होंने, तो क्या कर सकते हैं अब, ठीक है। लेकिन फिर भी इसमें जो मुझे मेन गलती लगती है कि इसमें पहली चीज़ तो नगरी दुबराज चावल नहीं लिखा हुआ है, ये एक मेन गलती है। नेक्स्ट चीज़, जब मैंने दुबराज चावल के बारे में, नगरी दुबराज जो बोल रहे थे बार बार लोग, इसके बारे में पेपर में एक कटिंग आई थी और मैंने खुद पोस्ट किया था, मुझे याद है। तो मैंने जो पोस्ट किया था वो पेपर में आए हुए जानकारी के आधार पर पोस्ट किया था, ठीक है। इसके बारे में मैं बता चुका हूँ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में, लेकिन जब वो आया था पेपर में तो मैंने उसको कटिंग जो है वो डाली थी अपने फेसबुक पेज पे, ठीक है। वहाँ पे कटिंग डालने के बाद जब ये एग्ज़ाम हुआ उसके बाद इसका स्टेटस चेक करने की कोशिश की, तो वहाँ पर जो है स्टेटस अंडर एग्जामिनेशन आ रहा है। इसका मतलब ये होता है कि अभी तक जो है इस पर केवल दावा पेश किया गया है, और जो इसकी जो स्टेटस रिपोर्ट है वो अंडर प्रोसेस है। इसका जो है पूरी तरीके से इसे GI टैग अभी प्रदान नहीं किया गया है, ऐसी मेरी समझ है। हो सकता है कि बहुत सारे जानकार जो लोग जो हैं वो इस पर आपत्ति कर सकते हैं, बट मेरी समझ के अनुसार जो है ये दिया हुआ है। जबकि आपका जीरा फूल जो है छत्तीसगढ़ का, इसका स्टेटस जो है रजिस्टर्ड दिखा रहा है। इसका मतलब मेरे ख्याल से यही होना चाहिए कि इसे जो है GI टैग प्रदान कर दिया गया है, लेकिन रजिस्टर होने के बाद जो इसका सर्टिफाइड डेट दिखा रहा था वो 2019 दिखा रहा था। तो 2019 में जो इसका सर्टिफाइड डेट दिखा रहा है, मतलब 2019 में जीरा फूल चावल को जो है वो GI टैग प्रदान किया गया था, जो कि जानकारी के अनुसार जो मैंने अभी तक बताया उसके अनुसार जो है इसका ऑप्शन जो होना चाहिए कुछ नहीं होना चाहिए, ये विलोपित होना चाहिए। तो आप जो है इस पर दावापत्ति लगा के इसको विलोपित करने के लिए कह सकते हो, ठीक है। और इससे रिलेटेड जो है कंटेंट आपको कहाँ पे मिलेगा, अगेन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके मेरा टेलीग्राम चैनल देखिए, वहाँ पर जो है मैंने दोनों का स्टेटस रिपोर्ट आपको डाला हुआ है स्क्रीनशॉट। आप वहाँ से जो है दावापत्ति इस पर ज़रूर लगा सकते हो, और मेरे ख्याल से ये विलोपित होने योग्य प्रश्न है, ठीक है। अगर किसी के सही हो रहे होंगे आंसर तो नहीं लगाना क्योंकि आपके 2 नंबर मिलेंगे, और 2 नंबर बहुत होता है यार कट ऑफ निकालने के लिए, ठीक है। चलिए ये दो क्वेश्चन हो गए, और मैं देखता हूँ कोई क्वेश्चन जो मुझे दिख जाए। वैसे हालांकि मेरे ख्याल से मैंने 4 क्वेश्चन की बात की थी, अब 4 में से 2 मैंने बता दिए। नेक्स्ट देखते हैं ये वाला क्वेश्चन जो आप में से कई सारे लोगों ने मेरे से पूछा था। ये क्वेश्चन है, और ये मैंने एक्चुअली पढ़ाया भी था अपने स्टूडेंट्स को, मेरे को ध्यान है। ये ओलंपिक 2020 के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो इसमें लिखा हुआ है कि भारत से 121 खिलाड़ियों ने ओलंपिक 2020 में हिस्सा लिया था, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट ही जो है वो मुझे लगता है गलत है।
रीज़न क्या है, क्योंकि मैंने अनेक समाचार पत्रों वगैरह में देखा था, इवन मैंने जो है व्हाट्सएप ग्रुप में इसके बारे में एक कटिंग भी डाली हुई है, और वो एक बहुत ही सम्माननीय चैनल की कटिंग है, आज तक नाम है उसका। तो उन्होंने जो जानकारी डाली ही होगी सही, और मैंने जो है इसके अलावा भी बहुत जगह पे जो सोर्स जो मैंने अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाया था और जो मैंने सोर्स देखे हैं उसके आधार पर तो मैं बता रहा था कि 119 खिलाड़ियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, ठीक है, जबकि आपके पहले ही स्टेटमेंट में लिखा हुआ है 121 खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया। अगर आप ध्यान से सारे ऑप्शन देखोगे तो सारे में जो है 1 को जो है वो करेक्ट माना है। तो ये अगर 1 करेक्ट है तो ये चारों में से कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक्चुअल में जो है मेरे हिसाब से 119 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है, और ये बहुत जगह पे लिखा हुआ है। तो आप जो है इसका ऑथेंटिक सोर्स जुगाड़ने की कोशिश करिए और आप इसको दावा पत्ती लगा सकते हो। ये काफ़ी विवादित कह सकते हैं, लेकिन चलिए हो सकता है कि ये क्वेश्चन सही भी हो, लेकिन आप एक बार दावा पत्ती लगा के ज़रूर देख सकते हो, और ये भी क्वेश्चन दावा पत्ती लगाने योग्य था, ठीक है। एक क्वेश्चन और जो मैंने बोला था, चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग एट लास्ट डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये जो संविधान का क्वेश्चन था इसके बारे में मैंने आपको बताया था। आप इसमें दावा पत्ती लगा के देख सकते हो, और वो जो क्वेश्चन है जो मैं अब संविधान का बता रहा हूँ वो 50-50 करने योग्य है। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, इसमें दिया हुआ आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार दुग्ध उत्पादन के आधार पर घटते क्रम में राज्यों को सजाइए, ठीक है। एक्चुअली मैंने ये जो ऑप्शन सेलेक्ट किया था पेपर में जो लगाया, हालांकि मेरा क्वेश्चन का आंसर गलत हुआ है, सीजीपीएससी ने कुछ और आंसर लिया, लेकिन मेरा जो कैलकुलेटेड रिस्क कह सकते हो, और मैं उसका आधार आपको बताने की कोशिश करता हूँ, बैकग्राउंड। मैंने देखा जब इसमें गुजरात जो है वो ऑप्शन में दिया हुआ है, तो मैंने ये दिमाग लगाया अपना कि अमूल का जो है हेड क्वार्टर कह सकते हैं वो है आणंद में, जो कि गुजरात में है, तो उस आधार पर गुजरात पहले नंबर पे होना चाहिए। सेकंड, मैंने ये ज़्यादा दिमाग लगाया कि गुजरात तो चलो मान लेते हैं 50-50 हो गया, तो मेरे को इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना चाहिए। सेकंड, मैंने ये दिमाग लगाया कि जो है पंजाब जो है वो कृषि प्रधान राज्य है, और इस आधार पर जो है वो ऑप्शन सी सही होना चाहिए। एक्चुअल में जो है मैंने बाद में जाके जब ये इसका रिज़ल्ट मतलब मॉडल आंसर आया, उसके बाद मैंने इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा और रिसर्च करने की कोशिश की, तो मुझे गवर्नमेंट का एक प्रतिवेदन मिला। अब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि वो 2000 इसमें दिया हुआ 2020-21 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, मुझे ये नहीं पता कि वो 2020 का आर्थिक सर्वेक्षण की प्रतिलिपि है या फिर नहीं है, ठीक है, लेकिन वो भी एक गवर्नमेंट की ऑथेंटिक साइट का ही एक कटिंग है, जो कि मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड किया। आप इस पर दावापत्ती खेल सकते हो, क्योंकि मैं खेलने जा रहा हूँ। आपको अगर सहयोग करना है तो मैंने जो सोर्स दिया है वो भी बहुत ही ऑथेंटिक सोर्स है, आप उससे दावापत्ती लगा सकते हो। अगर किसी ने सी ऑप्शन सही किया होगा तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप इस पर ज़रूर दावापत्ती लगाओगे, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो अंडर रडार है कह सकते हो, 50-50 का चांस है, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट जो मुझे लगता है कि इसमें से और क्वेश्चन का आंसर चेंज होना चाहिए या फिर डिलीट होना चाहिए, वो मैं एक बार देखता हूँ, मुझे मिल जाए बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सातवाहन डायनेस्टी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था कि सातवाहन वंश की शक्ति क्षीण होने पर वाकाटक साम्राज्य वंश ने अपना राज्य स्थापित किया। इसमें से आपको सही सेलेक्ट ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करने हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट तो पूरी तरीके से सही है, इसमें कोई डिबेट नहीं है। सेकंड जो स्टेटमेंट है वो इसमें लिखा है वाकाटक वंश का प्रथम राजा जो था वो प्रवरसेन प्रथम हुआ, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि प्रवरसेन प्रथम जो है, जो हम लोग कोचिंग संस्थाओं की बुक में पढ़ते हैं, कई सारे लोग को यहाँ पर डाउट हुआ होगा कि महेंद्र सेन जो है वो प्रथम राजा था वाकाटक वंश का, जबकि ये गलत है। वाकाटक वंश का प्रथम राजा जो था वो विंध्य शक्ति था, ठीक है, और प्रवरसेन प्रथम जो था वो विंध्य शक्ति का पुत्र था, ठीक है। तो इस आधार पर जो है वो क्वेश्चन में आपके दिया हुआ है कि विंध्य शक्ति जो था वो प्रवरसेन का पुत्र था, तो ये गलत है। एक्चुअल में जो प्रवरसेन था वो विंध्य शक्ति का पुत्र था, ये सही होना चाहिए। तो इसमें जो है उल्टा सीधा जो है वो लिखा हुआ है। इसके हिसाब से देखें तो 2 और 3 नंबर का जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो गलत है, जबकि 1 नंबर का स्टेटमेंट पूरी तरीके से सही है। और इसका सोर्स भी जो है मैंने आपको प्रोवाइड किया है, अगर आप ध्यान दोगे तो उसमें जो है मैंने हिंदी ग्रंथ अकेडमी का सोर्स आपको प्रोवाइड किया है,
वहाँ से जो है आप दवा पत्ती लगा सकते हो। ठीक है, इसको एक बार ज़रूर लगाएं ये वाले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये एक विवादित क्वेश्चन कह सकते हो, लेकिन विवादित नहीं है मेरे हिसाब से। जब मैंने पहली बार इस क्वेश्चन को देखा, और मोस्ट ऑफ द पीपल जो कि थोड़ा बहुत पढ़े होंगे इस क्वेश्चन को, तो उनके हिसाब से भी यही आंसर होना चाहिए। बट मैं इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ। 44वें संविधान संशोधन के संबंध में क्या सही नहीं है, ये क्वेश्चन आया था। और इसका आप ऑप्शन जो है, तो इसमें सही नहीं को सेलेक्ट करना था। तो इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है कि इस संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति चाहे तो तब तक मंत्रिमंडल के सुझाव को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है जब तक वह संतुष्ट नहीं है। ये स्टेटमेंट जो है वो आपका एक गलत स्टेटमेंट है, और इसको हमको टिक करना था। और CGPSC ने भी जो है वो यही आंसर लिया है। ठीक है, अब इसमें कई लोग ये बोल रहे थे कि ये जो है इस क्वेश्चन का आंसर जो है एग्जैक्टली सी ऑप्शन होना चाहिए। हालांकि मैंने भी सी इसमें लगाया था, और फिर मैंने थोड़ी देर बैठ के सोचा कि CGPSC ने आंसर क्यों लिया होगा डी। मैंने थोड़ा सा विचार किया तो मुझे ये समझ में आया कि इस पर लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के सुझाव को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। यहाँ तक तो स्टेटमेंट पूरी तरीके से सही है। 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जनता सरकार के द्वारा लाया गया था, ये भी स्टेटमेंट पूरा तरीके से सही है। ठीक है, और इसमें 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बदलावों को जो है वो बदला गया था। ठीक है, ये भी स्टेटमेंट पूरी तरीके से सही है। तो 1 और 2 का तो कोई टेंशन नहीं है। जो डी स्टेटमेंट है वो पार्शली सही है कि इस अमेंडमेंट के द्वारा जो है वो मंत्रिमंडल के सुझाव को पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति एक बार भेज सकता है, यहाँ तक बिल्कुल सही है। लेकिन जो लास्ट लाइन लिखा है, जब तक वह संतुष्ट नहीं है, ये लाइन जो है वो गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, राष्ट्रपति आपका मंत्रिमंडल के सुझाव को एक ही बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। जब तक वो संतुष्ट नहीं है तब तक नहीं है, क्योंकि एक बार भेज सकता है। अगर दोबारा मंत्रिमंडल ने सेम प्रस्ताव जो है वो राष्ट्रपति के सम्मुख रखा, तो मंत्रिमंडल के प्रस्ताव को स्वीकृत करने की बाध्यकारिता होगी राष्ट्रपति के ऊपर। ठीक है, और ये जो है वो बहुत सही चीज़ है, और इसको जो है हम लोग निलंबनकारी वीटो बोलते हैं राष्ट्रपति का, अगर आपने पढ़ा होगा तो। ठीक है, तो बेसिकली जो है ये जो डी स्टेटमेंट है उसका जो लास्ट वाला लाइन लिखा है, जब तक वह संतुष्ट नहीं है, ये गलत लाइन है। ठीक है, राष्ट्रपति केवल एक ही बार जो है वो मंत्रिमंडल के प्रस्ताव को जो है पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। उसके बाद सेकंड बारी में उसको बाध्यकारिता होती है। तो ये इस वजह से जो है ये ऑप्शन डी CGPSC ने लिया है। और कई सारे लोग बोल रहे थे, इवेंचुअली मैंने भी पहली बार में जो है आपको इसका क्या बोलते हैं, कह सकते हैं करेक्शन वाला जो है वो नोट्स वगैरह प्रोवाइड किया था। 50-50 में जो है वो इसको रख सकते हो, क्योंकि जो सी स्टेटमेंट है कि इस संशोधन के द्वारा पहली बार स्पष्ट किया गया था कि राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल के सुझाव के विपरीत कार्य नहीं कर सकता। देखिए, मेरे को इसमें पार्शली ये सही लगता है। रीज़न क्या है उसका, क्योंकि इसमें कुछ तो किया गया था राष्ट्रपति को कि राष्ट्रपति जो है वो मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के विपरीत कार्य नहीं कर सकता। लेकिन थोड़ा बहुत अगर इसमें फ्लॉज अगर देखें, राष्ट्रपति के पास अभी भी जो है वो वीटो पावर है। कुछ विवेकाधिकार शक्तियाँ, हालांकि विवेकाधिकार की राष्ट्रपति की विवेकाधिकार शक्तियाँ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं है। जैसे कि राज्यपाल की कुछ विवेकाधिकार शक्तियाँ जो है वो हमको कॉन्स्टिट्यूशन में दिखाई देती हैं। ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति की ऐसी विवेकाधिकार शक्तियों का उल्लेख जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं किया गया है। राष्ट्रपति इसमें जो है अपने विवेक से निर्णय लेता है। वो जो है कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर नहीं लेता, वो कुछ अपने दिमाग से निर्णय लेता है। वो राष्ट्रपति को हम उसकी विवेकाधिकार शक्तियाँ कहते हैं, लेकिन इसका उल्लेख जो है कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं किया गया। ठीक है, तो ये वाला जो स्टेटमेंट है वो मुझे पार्शियली सही लगता है। एक बार आप इस पर दावापत्ती लगा के देख सकते हो। गलत किया तो गलत कर देगा, उसमें से क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो अगर किसी का जो है वो 2 नंबर इसमें रुक रहा है, तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि एक बार इसमें आप दावापत्ती खेल के देख सकते हो। इससे रिलेटेड मैंने एक कटिंग डाली हुई थी, अगर किसी को चाहिए होगी, या फिर आप लक्ष्मीकांत की कटिंग आप उसको प्रोवाइड कर सकते हो। मैंने हाईलाइट करके उसमें डाला हुआ था। ठीक है, तो ये व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम ग्रुप में होगा, उसको आप आधार मान के जो है वो लगा सकते हो। तो ये कुछ मेरे प्रश्न थे जो कि डिलीट होने की संभावना है या फिर
विलोपित होने की संभावना है। हालांकि मैंने एक दो प्रश्न को नहीं लिया है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप उस पर दावा पत्ती लगाओ क्योंकि उससे मेरे नंबर कम हो जाएंगे। वैसे मैं एक बार बता दूं कि इसमें जो है उद्योग वाला जो है क्वेश्चन, जो चलो बता ही देता हूँ, कृषि उद्योग और सेवा का जो सेक्टर वाला जो क्वेश्चन है वो गलत क्वेश्चन है, उसका कोई भी ऑप्शन मैच नहीं खा रहा, ठीक है। और मैंने फिर भी जो है उसका ऑप्शन सी लगा दिया था और वही क्वेश्चन ऑप्शन जो है वो CGPSC ने लिया है। प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है बाय द वे, मेरे ख्याल से ऐसा लगता है मुझे ऑप्शन बनाते समय, ठीक है। बाकी जो है एग्जामिनर की मंशा जरूर थी कि वो पूछना चाहता था कि आपका कृषि सेक्टर, उद्योग सेक्टर और सेवा सेक्टर का ग्रोथ रेट क्या था, ठीक है। लेकिन इसमें मेरे 2 नंबर बन रहे हैं, तो आप ना लगाओ तो ज़्यादा बेटर होगा, मेरा फ़ायदा होगा। लेट इट बी, बट आपका अगर गलत हो तो आप ज़रूर इस पर दावा पत्ती लगा सकते हो, ठीक है। मैंने जानबूझ के लगाया था क्योंकि मेरे को पता था कि अगर कोई इसमें जो मोस्ट क्लोज आंसर लग रहा है वो सी ऑप्शन है, क्योंकि इसमें कृषि का जो है 4.61 मैच कर रहा है, बाकी 3 और 1 जो है वो आगे पीछे, एक पहले होना चाहिए, मतलब सेवा क्षेत्र का जो ग्रोथ रेट है वो 0.75% होना चाहिए, जबकि उद्योग सेक्टर का जो ग्रोथ रेट है वो -5.28 होना चाहिए, जो कि हम लोग पढ़े थे और शायद मैंने अपने स्टूडेंट्स को यही पढ़ाया, ठीक है। तो ये था कुछ क्वेश्चंस जो मेरे को ऐसा लगता है कि शायद विलोपित हो सकता है या फिर जो है इसको CGPSC का आंसर चेंज कर सकता है। तो मैंने कुछ आपने सुझाव दिए हैं, आपको पूरे सोर्स मैंने प्रोवाइड कर दिया, आप यहाँ से जो है वो सोर्स को डाउनलोड करके दावा पत्ती लगा सकते हो अगर आपकी इच्छा है तो, ठीक है। अब ये पेपर के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पेपर का लेवल जो था वो काफ़ी सही था और पेपर का लेवल एक्चुअल में बहुत सही था। हम लोगों ने पढ़ाई कम की, रीज़न क्या है कि हम लोग जो है CGPSC की इस प्रकार के लेवल के आदी नहीं हैं। हालांकि मैंने जो प्रिडिक्ट किया था उस हिसाब से पेपर आया था। रीज़न उसका ये था क्योंकि मैंने ACF का एग्ज़ाम देने के बाद ये देखा कि CGPSC जो है वो थोड़ा सा हार्डर साइड की ओर जा रहा है और जो उसका पैटर्न था उसी के क्लोज में जो है वो CGPSC स्टेट सर्विसेज का पेपर था और ये ट्रेंड जो है मेरे ख्याल से कुछ सालों तक बरकरार रहने वाला है, जब तक PSC के अगले अध्यक्ष नहीं आ जाते तब तक, ठीक है। तो अगली बार ये आप ऐसा ना सोचें कि पेपर जो है वो आसान आ जाएगा। पेपर का स्तर मेरे ख्याल से यही रहने वाला है कुछ सालों तक और कुछ लोगों के लिए ये लग सकता है कि ये गलत है और कुछ लोगों को लग सकता है कि नहीं, पेपर का लेवल यही होना चाहिए। आपका काम क्या है कि आप जो है बीच के रास्ते में चलो, पेपर चाहे कठिन है या सरल है, आपको उतने मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं जो सिलेक्शन के लिए ज़रूरी रहे। अब आप इसका डिसाइड कैसे करोगे, आप सोचोगे तो आपसे जितना बनता है आप बनाओ, थोड़े बहुत कैलकुलेटेड रिस्क लो। रिस्क अगर आपके सही हो गए तो आप इन हो, अदरवाइज़ आप आउट हो, ठीक है। एग्ज़ाम थोड़ा बहुत अनप्रिडिक्टेबल होता ही है और मैंने जितने एग्ज़ाम दिए हैं उसमें मैंने यही सीखा है कि इसमें जो है आपकी नॉलेज मैटर नहीं करती, आपका वो टेम्परामेंट मैटर करता है जो आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में दिखाते हो। सो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जो है पेपर के कोर की अगर ओवरऑल चर्चा करो तो ये काफ़ी स्टैंडर्ड का पेपर था, ठीक है। कमी हमें थी और हमको जो है ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। बाकी आपकी अपनी राय होगी, उसके ऊपर आप चर्चा कर सकते हो। नेक्स्ट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता था, कई सारे लोग जो है वो फूड इंस्पेक्टर के बारे में मुझसे पूछ रहे थे। तो फूड इंस्पेक्टर के बारे में जो है वो कट ऑफ तो सिलेबस का एक्चुअली जो है वो हमको नंबर ऑफ़ क्वेश्चन कहाँ से कितने आने वाले हैं और कितने नंबर के आने वाले हैं वो मेंशन नहीं है। और पहली चीज़ तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि आप फूड इंस्पेक्टर का एग्ज़ामिनेशन देने से पहले आपके पास 5-6 दिन का अभी समय बचा हुआ है मेरे ख्याल से, 5 दिन का नहीं, अब 4 दिन का मेरे ख्याल से बचा हुआ है। तो इन 4 दिन में पहले चीज़ तो आप एक बार पेपर ज़रूर देख लो लास्ट ईयर का कि उसमें जो है पैटर्न किस प्रकार का था। मेरे ख्याल से जो मैंने जो है अंडर 200 रैंक लाई थी इसमें। एक बार मैंने ये पेपर दिया था फूड इंस्पेक्टर का और उसमें ये था पैटर्न कि आपका जो है कंप्यूटर सेक्शन 20 मार्क्स का था आई गेस, जिसमें एक्ट्स दिए हैं वो 30 मार्क्स के थे। तो ये मिला के जो है वो आपका 50 मार्क्स का सिलेबस इधर का होता है। बाकी रेस्ट जो है GS वगैरह का जितना पोर्शन बचा हुआ है वो सब मिला के जो है वो 150 नंबर के आते हैं। अब इसका मार्किंग का जो क्लासिफिकेशन जो है वो आपके ना ही तो सिलेबस में मेंशन है
और ना ही तो मैंने अभी इतने अच्छे से देखा है कि कितने कितने नंबर का आता है, तो मैं अभी उस पर डिस्कस नहीं करना चाहता। अब आप लोग पूछ रहे थे कि इसका कंटेंट कहाँ से प्रिपेयर करें, तो देखिए मुझे ऐसा लगता है कि 4 दिन में आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। ज़्यादा आप क्या कर सकते हो कि आप जो है सीजी का जो अनसॉल्व है उसको सॉल्व करो। व्यापम में काफ़ी सारे जो क्वेश्चन रहते हैं वो प्रीवियस ईयर के रिपीट होते हैं। सीजीपीएससी के पुराने क्वेश्चन और व्यापम के पुराने क्वेश्चन कि अगर कोई आपके पास अनसॉल्व पड़ी होगी तो आप उसको जो है प्रैक्टिस करके जाओ, क्योंकि आपने ऑलरेडी अभी सीजीपीएससी का जो एग्ज़ाम था उसके लिए काफ़ी अच्छी खासी तैयारी कर ली होगी, ऐसा मेरा मानना है। तो आप जो है केवल अनसॉल्व बना के जाओ और ये उम्मीद करो कि उससे क्वेश्चन आएगा, और आप अपनी तैयारी को पुख्ता रखो। थोड़ा बहुत अगर आपको कोई सेक्शन वीक लगता है तो आप उसको ज़रूर एक बार देख सकते हो, बट मेरे को नहीं लगता कि आपको कोई ऐसी खास प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट जो आपको बात करूँ मैं इंडिया पोर्शन की, तो इंडिया पोर्शन के लिए तो जो है वो आपको घटना चक्र लगानी चाहिए, और घटना चक्र के आजू बाजू ही क्वेश्चन आपको आता है। एक आध फैक्ट अगर इधर उधर से पूछ दिया तो आप उसके लिए घबराइएगा मत, क्योंकि आपसे अगर नहीं बन रहा है तो किसी से नहीं बन रहा है, ठीक है। तो मैं बोलूँगा घटना चक्र इज़ मोर देन सफिशिएंट फॉर दैट। आपको जो है घटना चक्र लगा के आपको एग्जामिनेशन हॉल में जाना चाहिए, या फिर आपके पास और कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट की अनसॉल्व पड़ी होगी तो आप उसको भी रेफ़र कर सकते हो, ठीक है। ज़्यादा उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए और ये मोर देन सफिशिएंट होगा। नेक्स्ट चीज़ जो है आप ज़्यादा एक्यूरेसी पे ध्यान दीजिए। एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है इस एग्ज़ाम के लिए, लेकिन आपको जो है कैलकुलेटेड रिस्क जो है वो ज़्यादा लेना चाहिए व्यापम के एग्ज़ाम में। ज़्यादा लेना चाहिए इन द सेंस मैं ये कहना चाहता हूँ क्योंकि इसमें 0.25 जो है वो नेगेटिव मार्किंग है। तो आप ये देखो कि पास्ट ईयर जो है कट ऑफ कितना गया था, क्योंकि व्यापम का एग्ज़ाम में आपको रिस्क तो लेना चाहिए, मैं जहाँ तक मानता हूँ, क्योंकि 0.25 नेगेटिव मार्किंग है और लास्ट ईयर के कट ऑफ के आधार पे, और पेपर का लेवल आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के खुद जज करो कि पेपर किस लेवल का आया हुआ है, ठीक है। अगर आपसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बन रहा है इसका मतलब पेपर जो है वो सरल आया हुआ है, ये आप मान के आधार कर सकते हो, और जो है आप जो है थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन लगाने की सोच सकते हो। अब इसमें कई सारे लोग बोलेंगे कि यार ज़्यादा अगर अटेंड कर दिया तो मेरे नंबर कम हो जाएंगे, या फिर कम अटेंड कर दिया तो मेरे नंबर ज़्यादा हो जाएंगे। देखिए आपको कुछ तो गैम्बल खेलना पड़ेगा ना एग्ज़ाम हॉल में, वो आप ही होंगे जो इस चीज़ को प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आपको रिस्क लेना है या नहीं लेना है, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कट ऑफ के बहुत एज में हो तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आपको थोड़ा बहुत रिस्क लेके अटेम्प्ट करना चाहिए। 50-50 का रिस्क लीजिए, लेकिन ऐसा नहीं करिए कि आपको कुछ नहीं पता तो आप अंधा तुक्का मार रहे हो, ठीक है। अगर आपने थोड़ा बहुत, जैसे कि मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ कि आपको जो है किसी ग्लेशियर के बारे में पूछा है और आपको जो है तमिलनाडु की कोई जगह दी हुई है, तो आपको इतना तो सेंस होना चाहिए कि वो जगह जो है हिमालय या फिर उत्तराखंड या फिर ये जो सिक्किम विक्किम का एरिया होगा वहाँ पर कोई ग्लेशियर होगा उसकी बात की जा रही है, ठीक है। इतना तो अंधा तुक्का तो आपको नहीं मारना है, आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेना है जिससे जो है आपके उत्तर के सही होने की संभावना बढ़ सके, ठीक है। एकदम सबका बी लगा के आ गया तो फिर ये तो गलत बात हो जाएगी। आप थोड़ा सा पढ़िए क्वेश्चन को, और उसके बाद व्यापम के एग्ज़ाम में वैसे बहुत टाइम रहता है, आप जो है इसको कर सकते हो। नेक्स्ट चीज़ जो है मैं मैथ्स और रीजनिंग की बात कर रहा हूँ, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसमें मेरे ख्याल से 50 क्वेश्चन के आसपास आते हैं, और इसके लिए आप यही कर सकते हो कि मैथ्स और रीजनिंग की जो है आप पास्ट ईयर के क्वेश्चन व्यापम के बनाइए किसी भी अनसॉल्व से। देखिए मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप RS अग्रवाल के जो है क्वेश्चन बनाइए। RS अग्रवाल बहुत अच्छी बुक है, मैं सजेस्ट क्यों नहीं कर रहा हूँ उसका रीज़न आपको मैं बता देता हूँ। क्योंकि देखिए RS अग्रवाल के अगर आप क्वेश्चन पेपर बुक का जो है लेवल देखेंगे तो उसमें जो है SSC बैंकिंग और साथ ही साथ जो है रेलवे वगैरह के एग्ज़ाम के क्वेश्चन है। चलिए रेलवे वाले क्वेश्चन को अगर आप छोड़ भी देते हो तो SSC और बैंकिंग का लेवल जो है वो थोड़ा ऊपर हो जाता है, और व्यापम में उतने लेवल के अभी तक तो मैंने क्वेश्चन नहीं देखे हैं। अगर आपकी बहुत ज़्यादा किस्मत ख़राब रही तो आप जो है कर सकते हो, बट उतने लेवल का जो है क्वेश्चन पेपर जो है वो अभी तक नहीं आया व्यापम में। तो आप ऐसी उम्मीद करिए कि एटलीस्ट उतने लेवल का नहीं पूछेगा, तो आप जो है किसी लोकल कोचिंग इंस्टीट्यूट के व्यापम के पास्ट ईयर के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हो, और वही लगा के जाओ, वो मोर देन सफिशिएंट होगा, और उम्मीद करो कि उससे क्वेश्चन आएगा। एक्ट के बारे में आपको आखिरी में बोलना चाहूँगा कि देखिए
अगर आप बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहे होते तो मैं ज़रूर आपको बोलता, और आपके पास समय बहुत ज़्यादा बचा होता, तो मैं आपको ये बोलता कि पहले तो आपको एक्ट डाउनलोड करना चाहिए, उसके बाद जो है उसके प्रावधानों को पढ़ना चाहिए, फिर उसके बाद जो है कोचिंग का नोट्स उठाना चाहिए। ठीक है, ये जिसमें से जो है ऊपर के 2 प्रोसेस को काट दीजिए। उसका रीज़न ये है क्योंकि आपके पास 4 ही दिन का समय बचा है, तो आप क्या ही कर लोगे। तो मैं बस आपको इतना ही सजेस्ट करूँगा कि आप 30 नंबर के लिए आप एक गैम्बल खेल सकते हो कि आप जो है कोचिंग इंस्टीट्यूट के बुक्स पर पूरी तरीके से डिपेंड हो जाओ, और जो उसमें दिया हुआ है वो कोई एक बुक पकड़ो और उसको जो है पूरी कंप्लीट करने की कोशिश करो, और जो है उम्मीद करो कि इससे क्वेश्चन आ जाएगा। अगर आता है तो आप बनाना, नहीं आता है तो मत बनाना। ठीक है, कैलकुलेटेड रिस्क लेना और सही करने की कोशिश करना जितना से जितना हो सके। ठीक है, अगर आप 20 नंबर यहाँ से ले लेते हो तो बहुत अच्छी पोजीशन में रहोगे, इतना आपको मानना चाहिए। ठीक है, एट लास्ट मैं आपको ये चीज़ बोलना चाहता हूँ कि आप जो है नेक्स्ट प्रीलिम्स के लिए आप किन चीज़ों का ध्यान रखिए। पहली चीज़ तो हमको ये सीखने की ज़रूरत है कि हमको कोचिंग के किसी एक पर्टिकुलर कोचिंग के नोट्स पे पूरी तरीके से डिपेंड रहना नहीं चाहिए। ठीक है, कोचिंग के नोट्स पे पूरी तरीके से डिपेंड नहीं रहना चाहिए, और ना ही तो उनको ब्लाइंडली फॉलो करना चाहिए। ठीक है, सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आपको समझ में आना चाहिए कि आप किसी भी यूट्यूबर के कंटेंट को, इवन मेरे भी कंटेंट को पढ़ने के समय अगर आपको वो सोर्स बताता है तो आप उस सोर्स को वेरीफाई ज़रूर करो। जैसे मैं कोई भी आपको सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ यूट्यूब पे, या फिर जब मैं क्लास भी लेता हूँ तो मैं उसमें ज़रूर बताता हूँ कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो कहाँ से मैं पढ़ा रहा हूँ। तो आप जो है पहले एक बार ज़रूर वेरीफाई कर लो कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ क्या उस बुक में लिखा हुआ है एग्जैक्ट वही चीज़। तो आप वेरीफाई करके ज़रूर पढ़ो। किसी यूट्यूबर के कंटेंट को आप पूरी तरीके से ब्लाइंडली फॉलो करके जो है वो क्वेश्चन गलत अटैम्प्ट मत करना। ठीक है, अभी जो है एक यूट्यूबर जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहता, उसने जो है वो कुछ कंटेंट बताए थे और वो उससे जो है लोगों के 2 क्वेश्चन जो है गलत हो गए। 2 क्वेश्चन मतलब 4 नंबर, और 4 नंबर बहुत बड़ा मार्जिन होता है। 4 नंबर भी मैं नहीं कह सकता कि ये करीब करीब आपके 5 2.66 ऐड कर लो भाई, कितना आता है वो लिख लो, क्योंकि आपका एक क्वेश्चन जब गलत होता है तो आपके 2 नंबर के साथ एक नेगेटिव ही जाता है। ठीक है, तो ये करके जो है आपके लगभग उसने 5 नंबर जो है कम हो गए। तो 5 नंबर का बहुत बड़ा मार्जिन होता है, 5 नंबर से ज़्यादा कम हो गए तो बहुत बड़ा मार्जिन होता है यार एक प्रीलिम्स के पेपर में। ठीक है, ये आपके हार जीत का फैसला कर सकता है आराम से। तो आप किसी भी यूट्यूबर के कंटेंट को जो है वो पूरी तरीके से ब्लाइंडली फॉलो मत करो। ठीक है, उसको एक बार क्रॉस वेरीफाई करके अपने विवेक से ज़रूर निर्णय लो। ठीक है, बस इतना मैं बोलना चाहता हूँ। नेक्स्ट चीज़ जो है मैं आपको एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ कि आप जो है किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का मटेरियल अगर आप पढ़ते हो और उसमें अगर कोई डेटा लिखा हुआ है, ठीक है, डेटा लिखा हुआ है तो उस डेटा को ज़रूर आप एक बार आर्थिक सर्वेक्षण से वेरीफाई करो। उसमें ज़रूर आपको ऊपर में मेंशन किया होगा कि आर्थिक सर्वेक्षण की डेट इतने के अनुसार। आप एक बार उस पीडीएफ को डाउनलोड करो या फिर आप उसकी बुक ले लो। बुक लेने के बाद जो है वो आप बुक मतलब कोचिंग का बुक नहीं, मैं पीडीएफ की बात कर रहा हूँ जो कि गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, उस बुक की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब मेरे डैड मंत्रालय में है तो उन्होंने मुझे बुक दिलाई है, मैं दिखा देता हूँ उसको। चलिए दिखा देता हूँ, मेरे पास यहीं पे रखी हुई थी। ये आर्थिक सर्वेक्षण की बुक है, ये आपको मार्केट में नहीं मिलेगी। ये बुक की बात कर रहा हूँ, ये गवर्नमेंट की ऑफिशियल बुक है, ये मेरे डैड ने मेरे को दिया था। ठीक है, तो आप इस बुक को लो और जो है आप पढ़ते पढ़ते जो है वहाँ पर चेक करो कि वो जो डेटा उसने लिया है आर्थिक सर्वेक्षण से क्या वो बुक में लिखा हुआ है या फिर पीडीएफ में लिखा हुआ है। उसको क्रॉस वेरीफाई करके ज़रूर पढ़ो। ठीक है, और एक बार जो है उसके सामने आगे पीछे का स्टेटमेंट ज़रूर पढ़ लो, क्योंकि आगे पीछे के 1-2 शब्द से जो है वो पूरा क्वेश्चन का मीनिंग चेंज हो जाता है और आप जो है गलत कर सकते हो क्वेश्चन को। काइंड ऑफ एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूँ। जैव विविधता और जैविक विविधता में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। ठीक है, अगर कल की डेट में एक क्वेश्चन आ गया कि जैविक विविधता शब्द जो है वो पहली बार किसने दिया था, तो ये मेरे ख्याल से रेमंड एफ दसमान ने दिया था। ख्याल से क्या, सही इसी ने दिया था। रेमंड एफ दसमान ने जैविक विविधता शब्द का प्रयोग किया, जबकि आपके जैव विविधता शब्द जो है वो रोंजन ने प्रयोग किया। तो इसमें जो है वो ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाता है। ठीक है,
तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जो है एक आध शब्द के चक्कर में आपका क्वेश्चन का आंसर गलत ना हो जाओ, फिर आप जो है बोलोगे कि इसका सोर्स क्या है, इसका दावापत्ति क्या है, तो शायद मैं मदद ना कर सकूं। ठीक है, तो आपको सारी चीज़ें मैंने मेरे ख्याल से इस वीडियो में स्पष्ट कर दी है। एट लास्ट मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आपको अगर मुझसे पढ़ना है तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए अभी जो है मेंस के बारे में जो मैं बताना ही भूल गया, मेंस के बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ कि मेंस जो है वो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। इट्स नॉट अ वन डे टास्क, और 3 महीने में जो है मेंस प्रिपेयर करना काफ़ी मुश्किल काम है। ठीक है, और अगर आप ये उम्मीद कर रहे हो कि मेरा कट ऑफ निकलेगा तो मैं मेंस की तैयारी करूँगा, तो ये बिल्कुल गलत चीज़ है। आपको ये चीज़ छोड़नी चाहिए। कट ऑफ का प्रोडिक्शन कोई भी नहीं कर सकता, अगर कर रहा है तो आप उसको दूर से नमस्ते कर दो। ठीक है, इवेंचुअली मैंने भी कोई कट ऑफ का प्रोडिक्शन नहीं किया है और ना ही मैं करना चाहता हूँ। बस मैं ये इतना बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका जो है मेंस के लिए आप क्वालिफाई हो रहे हो, तो आप जो है तैयारी करो। और आपको नहीं भी लगता है और आपका एम जो है वो CGPSC ही है, तो आपको मेंस के लिए नोट्स तो बनाना ही चाहिए। ठीक है, ऐसा ना हो कि आपको जो है आखिरी दिन पता चले कि आपका जो है प्रीलिम्स क्लियर हो गया है और आपको मेंस की तैयारी करने के लिए समय ही ना मिले। ये बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है और बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो जाता है कि उनके पास समय नहीं बचता कि वो नोट्स बनाएं और जो है फिर डेटा को एनालिसिस करें, और इसके बाद जो है वो किसी कोचिंग का जो है वो आपका पेपर लिखें। तो ये 3 पॉसिबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक होती है, और इसमें चांसेस होते हैं कि लोगों के फेल होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, क्योंकि वो प्रिपेयर्ड नहीं होते, अपने आप को उन्होंने प्रिपेयर नहीं किया होता मेंस के लिए। सो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको लगता है, गट फीलिंग आती है कि आपका जो है प्रीलिम्स क्लियर हो रहा है, तो आपको किसी मेंस की तैयारी करने वाली कोचिंग की टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहिए, ना कि कोचिंग से। ठीक है, रीज़न क्या है, मेंस के लिए कोई विशेष कोचिंग करने की आवश्यकता आपको नहीं है। रीज़न क्या है कि मेंस केवल डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन आंसर राइटिंग की स्किल पे, और कोचिंग संस्थानों में जो है वो टीचर आता है, बड़ी कोचिंग संस्थानों की बात कर रहा हूँ मैं, टीचर आता है, वो आपको लिखवाएगा, ठीक है, थोड़ा बहुत पढ़ाएगा, थोड़ा बहुत मजाक मस्ती करेगा और उसके बाद बोलेगा टाटा बाय बाय मैं जा रहा। क्या आपका कोई असेसमेंट हुआ उस पर? थोड़ा बहुत आपको फ़ायदा हुआ होगा, उतना फ़ायदा लेके जो है वो आप घर पे जाओ और उसको फिर लिखोगे, लेकिन वो आपकी कॉपी चेक नहीं करेगा। और कॉपी अगर चेक भी करता है तो यार, कोचिंग सेंटर में अगर मैं बात करूँ तो आज के बड़ी बड़ी कोचिंग सेंटर जो हैं यहाँ पर, वहाँ पे 600 से 700 स्टूडेंट बैठे रहते हैं। क्या आपको लगता है कि वो आप एक पर्टिकुलर स्टूडेंट की कॉपी जो है वो बहुत ध्यान से चेक करेगा? ऐसा बिल्कुल नहीं होता। फिर आप क्या करोगे? सेल्फ असेसमेंट करोगे। सेल्फ असेसमेंट करना जो है वो थोड़ा सा गलत हो जाता है, क्योंकि आपको अपना लिखा हुआ तो हमेशा अच्छा लगेगा, ये बात है। तो आप जो है किसी भी सीनियर से जो कभी ना कभी जो है वो किसी ना किसी एग्ज़ाम का जो है मेंस लिख चुका है, या फिर आप जो है कभी ना कभी जो है किसी एग्ज़ाम को क्रैक किया है, या फिर थोड़ा बहुत जो है इस एग्ज़ाम के बारे में नॉलेज रखता है, ठीक है, भले से वो प्रीलिम्स भी क्लियर ना हो, ऐसे बंदे से जो है वो आप गाइडेंस लो। हालांकि मैं प्रीलिम्स क्लियर ना हो इसका मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि उसने मेंस की कभी तैयारी ना की हो। उसने मेंस की तैयारी की हो कभी ना कभी से, और जो है वो उसने प्रीलिम्स में अपीयर हुआ हो और बहुत समय से जो है CGPSC की तैयारी कर रहे हो, ऐसे बंदे से आपको कंसल्ट करने की आवश्यकता है। और जो है वो आपको कंसल्टेशन के माध्यम से ये बता सकता है कि आपकी कहाँ कहाँ पे त्रुटि है और आपको इसको कैसे इम्प्रूव करना चाहिए। तो मैं यही बोलूँगा कि आपको मेंस की टेस्ट सीरीज किसी कोचिंग सेंटर की ज़रूर ज्वाइन करनी चाहिए, क्योंकि टेस्ट में अगर आप बैठोगे तो आपको एग्ज़ाम प्रेशर का पता चलेगा और आपको ये समझ में आएगा कि आपने जो पढ़ा हुआ है पास्ट एक्सपीरियंस के आधार पर वो कितना सही है, कितना ऑथेंटिक है, और आप जो है एग्ज़ाम हॉल में बैठ के उसको कैसे एग्जीक्यूट कर पाते हो एक लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर। तो आपको टेस्ट सीरीज ज़रूर ज्वाइन करनी चाहिए। एट लास्ट मैं आपको ये बोलना चाहूँगा, बहुत लंबी वीडियो बन गई वैसे। कई लोग बोल रहे थे कि सर आपसे अगर आपको मुझसे पढ़ने की अगर आपको ज़रूरत है और आप पढ़ना चाहते हो तो क्या आप कोई मेंस का बैच चालू कर रहे हो क्या? तो देखो, मैं मेंस का भी कोई बैच चालू नहीं कर रहा शॉर्ट टर्म के लिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में मैं मेंस पढ़ा भी नहीं पाऊँगा। हाँ, लेकिन मैं आपको गाइडेंस ज़रूर प्रोवाइड कर सकता हूँ। आई विल चार्ज मनी फॉर दैट, क्योंकि मैं आपका काम करूँगा। आप जो मुझे क्वेश्चन का आंसर लिख के दोगे तो मैं उसके लिए गाइडिंग सेशन आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ।
बट अगर आप बोलोगे कि मेरे को 3 महीने में मेंस पढ़ना है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं आपको बेवकूफ़ नहीं बनाना चाहता। टू बी ऑनेस्ट बात करें, 3 महीने में मेंस आपका कोई नहीं पढ़ा सकता, ये भी आप लिख के ले लो। आप जो है गाइडेंस सेशन ले सकते हो, आपको मैं क्वेश्चन बता सकता हूँ और आप मेरे को आंसर लिख के भेजिए, मैं उसका असेसमेंट करके आपको प्रॉपर आपके फ्लॉज वगैरह बता सकता हूँ। आई विल चार्ज मनी फॉर दैट, और क्योंकि मैं आपका काम कर रहा हूँ, सो एक रीज़नेबल कॉस्ट में मैं आपको ये प्रोवाइड कर सकता हूँ। हाँ, ज़रूर ये बात कहना चाहता हूँ कि मैं जो है 20 के बाद आपको जो है क्लासेस प्रोवाइड करूँगा लाइव सेशन के माध्यम से। लाइव इंटरेक्टिव सेशन होगा, और लाइव इंटरेक्टिव सेशन में रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर प्लस लाइव वीडियो लेक्चर दोनों होंगे, ठीक है। जो लाइव में मैं पढ़ाऊँगा वही रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको अवेलेबल रहेगा। तो जो है अगर आप क्लास मिस कर देते हो या फिर आपको दोबारा क्लास देखनी है सेम, तो आप जो है वो इसका एक्सेस ले सकते हो। तो ये कोशिश मैं करूँगा, और ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाला है। तो आप जो है क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन ये 20 के बाद ही मैं प्लान कर पाऊँगा। अभी फ़िलहाल की डेट में मेरे पास कोई ज़रूरत की चीज़ें बहुत सारी हैं, और मुझे बहुत सारी चीज़ों को इधर उधर एडजस्ट भी करना है, और ख़ुद भी जो है तैयार करना है अपने आप को, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल तो समय नहीं है। तो 20 के बाद, फूड इंस्पेक्टर के पेपर के बाद जो है हम लोग मेंस के लिए तैयारी करना चालू करेंगे। अगर जिनको गाइडेंस सेशन चाहिए अलग अलग प्रकार के, उनको मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ। इसके अलावा जो है आपको असेसमेंट सेशन वगैरह मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ, ठीक है। 20 के बाद जो है मैं एक बैच चालू ज़रूर करूँगा। आपको उसकी जानकारी मेरे टेलीग्राम ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, और जितने भी सोशल मीडिया कॉन्टैक्ट्स हैं, लाइक मेरा फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, सभी जगह जो है इसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। उसके लिए आपको क्या करना है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेकआउट करिए, सभी का लिंक अवेलेबल है, सब जगह मुझे फॉलो कर लीजिए। और अगर आपको इस वीडियो में से कुछ भी खास चीज़ें अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल, और बेल घंटी को बजा दीजिए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, ठीक है। रात बहुत हो गई है, और आप सभी को शुभ रात्रि। हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट जो आने वाला है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।